नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 6 क्लास की पुस्तक है उसमें पॉलिटी से संबंधित जो आगे हम पढ़ने वाले हैं वो है बाल अधिकार और बाल संरक्षण। ये काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है आप सभी के लिए। और इसके साथ ही जो लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें से आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि जो सरकार जनता के लिए उत्तरदायी होती है उस सरकार को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। जो सरकार जनता के लिए उत्तरदायी होती है उसे क्या कहा जाता है। तो ये आप कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज हम आगे पढ़ते हैं बाल अधिकार और बाल संरक्षण। बालक समाज और राष्ट्र की संपत्ति है। उसके विकास से न केवल उसका बल्कि उसके परिवार, समाज और राष्ट्र का भविष्य जुड़ा हुआ है। बालक के प्रति हमारे व्यवहार, उसकी शिक्षा, उसके स्वास्थ्य आदि पर उसके व्यक्तित्व का विकास निर्भर करता है। इस कारण बालक की स्थिति के संबंध में हमें अवश्य ही विचार करना चाहिए। ये क्या कह रहा है कि जो बालक जो होता है वो समाज और राष्ट्र की संपत्ति है। उसके विकास से न केवल उसका यानी ना केवल खुद का बल्कि उसके परिवार, समाज और राष्ट्र का भविष्य भी जुड़ा हुआ है। बालक के प्रति हमारे व्यवहार, उसकी शिक्षा, उसके स्वास्थ्य आदि पर उसके व्यक्तित्व का विकास निर्भर करता है। इस कारण बालक की स्थिति के संबंध में हमें अवश्य विचार करना चाहिए। तो बालक पर ही जो है सब कुछ टिका हुआ है। वो कैसा है, कैसा उसका विकास हो रहा है, उसी पर ही भविष्य में क्या टिका हुआ है, उस पर देश टिका हुआ है। तो इसीलिए बालक पर इतना जोर दिया जाता है। और इसीलिए कि बालक पर जोर से मतलब है कि उसको कैसे क्या पढ़ाना है, कैसे उसका डेवलपमेंट करना है, कैसे विकास करना है। आप रीट के सिलेबस में बाल विकास है आप सभी के, आप जो बाल विकास पढ़ते हो तो उसमें आपको पढ़ाया जाता है कि बच्चों के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, कैसे उनको सिखाना चाहिए। ये चीजें क्यों जोड़ी गई है? ताकि बच्चे का उस तरीके से विकास हो। समाज के अन्य विभिन्न वर्गों की तरह बालकों के भी अधिकार हैं। यह सही है कि वह आयु में छोटा है, उसे अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं है। बालक की उपेक्षा करने से समाज को ही नुकसान है। भविष्य के सुखद समाज के लिए बच्चों के अधिकारों की रक्षा आवश्यक है। यह आवश्यक गलत लिखा है इसने, सही यह आएगा। इस कारण प्रगतिशील समाज बालकों के विकास और उसके अधिकारों की रक्षा के प्रति जागरूक रहता है। बालकों के कुछ महत्वपूर्ण अधिकारों के संबंध में चर्चा हम आगे करने जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ और भारत सरकार ने बच्चों के लिए अधिकार और नीतियों का निर्धारण किया है। बच्चों के उनके जन्म से ही उनकी पहचान, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन और समानता के अधिकार किसी धर्म, जाति और लिंग भेद के बिना स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। तो बच्चा जो है उसके जन्म से ही उसके सारे, यहां तक कि बच्चा जब अपनी माता के गर्भ में होता है उसी समय से उस बच्चे के अधिकार शुरू हो जाते हैं। बालक अधिकार है क्या? बाल अधिकार संरक्षण आयोग कानून 2005 के अनुसार बाल अधिकार क्या क्या है? बाल अधिकार में बालक बालिकाओं के वे समस्त अधिकार शामिल हैं जो 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र संघ के बाल अधिकार अधिवेशन द्वारा स्वीकार किए गए थे और जिन पर भारत सरकार ने 11 दिसंबर 1992 में सहमति प्रदान की थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ बाल अधिकार समझौते के तहत बच्चों के दिए गए अधिकारों को 4 प्रकार के अधिकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो यह आपके लिए महत्वपूर्ण है कि कौन सा कानून है? बाल अधिकार संरक्षण आयोग कानून 2005। अभी देखिए कई बार क्या होता है, स्टूडेंट ये देखता है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो कि कौन सी चीज हमारे सिलेबस में है या नहीं है। अब ये तो इतनी बेसिक चीजें हैं, चाहे भले ही आपके सिलेबस में किसी एग्जाम में मेंशन ना कर रखी हो, लेकिन ऐसा कौन सा एग्जाम है जिसमें ये चीज नहीं पूछ सकता वो? और आते ही हैं 2-4 क्वेश्चन वो ऐसे देता ही है हमेशा। वो सिलेबस से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन वो इनडायरेक्टली चीज जुड़ी हुई है, सब आपस में जुड़ा हुआ है ये। तो ये आपको याद करना होगा कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग कानून कौन सा? 2005। ये याद रखना है। और कौन से अधिकार हैं? तो जो यूएनओ के द्वारा जो बाल अधिकार अधिवेशन हुआ था 20 नवंबर 1989 को, इसमें स्वीकार किए गए थे और भारत सरकार ने 1992 में उन पर सहमति प्रदान की। तो वो अधिकार हैं कौन कौन से? सबसे पहला है जीने का अधिकार। बच्चे के जीने का अधिकार उसके जन्म से पूर्व से ही आरंभ हो जाता है। मैंने अभी आपको जैसा कि बताया था ऊपर कि बच्चा जब अपनी माता के गर्भ में होता है उसी समय से उसके अधिकार प्रारंभ हो जाते हैं। जीने के अधिकार में दुनिया में आने का अधिकार, न्यूनतम स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने का, भोजन, आवास, वस्त्र पाने का अधिकार और सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है।
तो जीने के अधिकार के अंदर वो कहते हैं ना कि केवल सांस लेना ही जीना नहीं होता। जीने के अंदर उस बच्चे के बाकी अधिकार भी हैं। खुश रहने का अधिकार है। उसके मम्मी पापा की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चे को खुश रखें। उसके जो अधिकार हैं वो उसको प्रदान करें, उसको अच्छी शिक्षा दें, अच्छा स्वास्थ्य दें, अच्छा भोजन उपलब्ध कराएं, उस बच्चे को मोटिवेट करें, उसको प्रोत्साहित करें, उससे जुड़ करके रहें, मिलजुल करके रहें। इसके बाद दूसरा आता है विकास का अधिकार। बच्चों को भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक सभी प्रकार के विकास का अधिकार है। भावनात्मक विकास तब संभव होता है जब अभिभावक, संरक्षक, समाज, विद्यालय और सरकार सभी बच्चों की सही देखभाल करे और उनको प्रेम दे। ये मैंने ऊपर आपको जीने के अधिकार में बताया कि केवल सांस लेना ही। देखिए, पेरेंट्स भी अलग अलग तरह के होते हैं। इस पर पूरा एक वीडियो कंप्लीट बनाया जा सकता है। कई तरह के पेरेंट्स होते हैं, उसमें कौन से पेरेंट्स सबसे बेहतर होते हैं, तो उस पर बातें की जा सकती है। कई तरह के पेरेंट्स होते हैं। एक वो होते हैं जो सीधा बच्चों को फरमान ही सुनाते हैं, बस कह दिया जो कह दिया, यही तुमको करना है, ऑर्डर देने वाले। एक वो पेरेंट्स होते हैं। एक पेरेंट्स वो होते हैं कि बच्चे को अगर छींक भी आ जाए तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लेते हैं, डॉक्टर को बुला लेंगे। और कई बच्चे आपने देखे होंगे बड़े जिद्दी होते हैं, वो सड़क पर ही लोटपोट हो जाते हैं। अरे मेरे को खिलौना चाहिए यार, ये चाहिए यार, वो बहुत खतरनाक पिंपा, जोर जोर से अल्लाने लग जाते हैं सब। तो उनके पेरेंट्स भी उनको ला के देते हैं, ले बेटा और बता और बता और बता। एक ये पेरेंट्स होते हैं। एक वो होते हैं जो बच्चों से मिलजुल करके रहते हैं, मतलब कोई भी बच्चों से बात भी करते हैं, उनको प्रेम भी करते हैं, डांटते भी हैं गलती करने पे। और बच्चा निसंकोच अपने माता पिता को कोई भी बात कह सकता है बिना डरे हुए। वो एक मिलजुल करने की जो नीति होती है, पॉलिसी। और एक वो होते हैं जो नेग्लिजेंसी करते हैं, मिलकर बिल्कुल उपेक्षा। उनको कोई मतलब नहीं है उनका बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, क्या पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, वो क्या सोच रहा है, किस तनाव में गुजर रहा है, कोई गलत संगत में तो नहीं हो गए। कोई मतलब नहीं होता, बिल्कुल उपेक्षा बरतते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है उससे। ये सब चीजें लोगों ने, ये तो जो समाजशास्त्री हैं उनके द्वारा ये सब किए गए वर्गीकरण है। मैं कोई ऐसा नहीं है कि मन से बता रहा हूं, और मैंने तो देखा है प्रैक्टिकली। समाजशास्त्री नहीं भी बताते तो भी मैंने ये चीजें सब की है कि ये सब इस तरह के होते हैं। इनमें सबसे बेस्ट कौन से होते हैं, अब आप खुद ही सोच के बता दो। मिलजुल करके रहने वाले जो हैं, ये सबसे बेस्ट पेरेंट्स होते हैं। लाइफ में सबसे ज्यादा सक्सेस भी इन्हीं के ही बच्चे होते हैं जो अपने घर में मिलजुल करके रहते हैं। और आय आमदनी का भी फर्क नहीं पड़ता कि आपके जो घर की आय है वो सालाना 10,000 है या 10 लाख है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका पेट भरना चाहिए, मूलभूत चीजें पूरी होनी चाहिए। फिर पिताजी चाहे रिक्शा चलाते हों और चाहे कलेक्टर हों, फिर वो कोई मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि वो अपने बच्चों के साथ व्यवहार कैसा करते हैं। बड़े से बड़े जो कलेक्टर होते हैं उनके बच्चे भी जीवन में कुछ नहीं कर पाते कईयों के, क्योंकि वही बात है कि आप किस तरह की पॉलिसी अपनाते हैं। और रिक्शा चलाने वाले जो हैं उनके बेटे भी आईएएस बनते हैं। क्यों? प्रेरणा, बच्चों से व्यवहार, ये चीजें ही। देखिए, भावनात्मक शक्ति जो है इसमें बहुत ताकत होती है। इस ताकत को, और ये कमजोरी भी बन जाती है। तो ये चीजें अलग अलग है। अब ये चीजें अगर जो समझते हैं वो लोग करते हैं, और जो नहीं समझते फिर वो जिस तरह से अपने आप डेवलप होता है फिर वो उसी प्रकार से होता है। और इनमें सबसे खतरनाक, जो सबसे बुरी स्थिति वाले कौन से होते हैं, जो उपेक्षा करते हैं। वो सबसे बुरी कंडीशन होती है इन 4 प्रकार के पेरेंट्स में। और सबसे अच्छी पॉलिसी कौन सी होती है, मिलजुल करके जो नीति होती है वो सबसे बेस्ट होती है। मानसिक विकास, उचित शिक्षा और सीखने के द्वारा शारीरिक विकास, मनोरंजन, खेल कूद और पोषण द्वारा संभव होते हैं। तो जैसे कई क्या करते हैं, बचपन से ही बच्चे को सारे दिन पढ़ाने में लगा रहता है, पढ़ पढ़ पढ़। वो 24 घंटा तेरे 99, अब आजकल तो लोगों के 100% नंबर आ रहे हैं। बच्चे के 90 भी आ गए तो भी साहब वो बस, वो पता नहीं कयामत आ जाती है, तेरे इतने कम कैसे आए यार। बिल्कुल जैसे तानाशाही तरीके से सामने खड़ा हो जाएगा, बच्चा डर रहा है यार, पीट रहे हैं यार। मतलब ये बड़ी बुरी स्थिति थी। मैं तो कह रहा हूं कि पेरेंट्स के लिए सरकार के द्वारा ग्रेजुएशन के अंदर एक कोर्स जोड़ा जाना चाहिए कि भविष्य में भाई पेरेंट्स तो बनना ही है। जो हो गया वो तो हो गया, चलो जिनका जो हो गया, बच्चे हो गए, बड़े हो गए, लेकिन अब वो तो चेंज नहीं हो सकता जो हो चुका है। लेकिन जो भविष्य में पेरेंट्स बनेंगे, तो ग्रेजुएशन के अंदर जो है
वो 3 साल के अंदर कोई ना कोई पुस्तक जोड़ी जानी चाहिए और लगातार उसको पढ़ाया जाना चाहिए कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में कि आपको बेहतर पेरेंट्स कैसे बनना है। अब इस चीज के बारे में कोई बात नहीं करता। भाई जब अगला पेरेंट्स माता पिता बनना, ये तो देखिए ये तो ईश्वर प्रदत्त है। इसमें मनुष्य का कोई योगदान नहीं है कि उसने पुरुष को इस लायक बनाया कि वो संतान उत्पन्न कर सकता है, उसने स्त्री को इस योग्य बनाया कि वो बच्चे को गर्भ धारण कर सकती है। ये तो ईश्वर का वरदान है। मनुष्य का खुद का इसमें क्या योगदान है? मनुष्य का खुद का योगदान है कि वो बच्चे की परवरिश कैसे करता है जब वो धरती पर आ जाता है। उसके बाद मनुष्य की जिम्मेदारी शुरू होती है। तो बहुत अंतर है, ये छोटे छोटे डिफरेंस होते हैं। यही भविष्य के अंदर किसी को आईएएस बनाएंगे, उसकी परवरिश। यही उसको कोई बहुत अच्छा नेता बनाएगी, ईमानदार। यही उसको बहुत अच्छा शिक्षक बनाएगी। और गलत चीज रही होगी वो उसको बदमाश बनाएगी, गुंडा बनाएगी, आतंकवादी भी बना सकती है। कैसा आपने उसको कैसा पालन पोषण किया है, क्या उस कैसा बिहेव रखा है उसके साथ। तो मेरा मानना है सरकार को जो है वो ग्रेजुएशन के अंदर पूरी तरीके से इस सब्जेक्ट को जोड़ा जाना चाहिए कि बच्चों की परवरिश कैसे की जाए, और कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में इसको जोड़ा जाए। 3 साल जब एक युवा पढ़ेगा तो कुछ तो उसको दिमाग में आएगा कि मैं मुझे भविष्य के अंदर मेरे बच्चों की परवरिश मुझे कैसे करनी है। वरना वो जैसा खुद का व्यक्तित्व है वो वैसे ही करेगा। वो समझदार आदमी है, वो कैसे पैसा आएगा? समझदारी से। और जिसका खुद का व्यक्तित्व है वैसा ही वो अपने घर पर उस व्यक्तित्व को थोपेगा। तो चीजें तो यही है। अब इनको समझने वाला चाहिए, अप्लाई करने वाला चाहिए। सरकार को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि भविष्य के अंदर अच्छे बच्चे कैसे तैयार हों, अच्छे युवा कैसे तैयार हों। और मैं जिस तरह से पॉलिसी बता रहा हूं, अगर सरकार इसको अप्लाई करे तो आने वाले 15 से 20 साल बाद भारत को ऐसा युवा मिलेगा जो बहुत तेज तरार, बुलंद जोश, हिम्मत का युवा होगा। ना कि ये सोशल मीडिया वाला युवा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला। बेटे सारे दिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक का ज्ञान लेते रहते हैं। संरक्षण का अधिकार। बच्चे को घर तथा अन्यत्र उपेक्षा, शोषण, हिंसा तथा उत्पीड़न से संरक्षण का अधिकार है। विकलांग बच्चे विशेष संरक्षण के पात्र हैं। प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बच्चों को सबसे पहले सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो ये बच्चों के संरक्षण के अधिकार है। भागीदारी का अधिकार। बच्चे को ऐसे फैसले या विषय में भागीदारी करने का अधिकार है जो उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। बच्चों की आयु व परिपक्वता के अनुसार इस भागीदारी के अनेक स्तर हो सकते हैं। तो ये जैसे जहां आप उसको पार्टिसिपेट बच्चे को करना चाहिए या जहां हो सकता है तो वहां उस बच्चे को जो है शामिल करना चाहिए। उसके बाद आता है बाल अधिकार हनन क्या है। हम बाल अधिकार के हनन को उसके विभिन्न रूपों के माध्यम से समझ सकते हैं। बाल अधिकारों का हनन निम्नलिखित रूपों में हो देखा जाता है। सबसे पहला आता है कन्या भ्रूण हत्या। समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता, अपरिपक्व मानसिकता और पुत्र मोह की इच्छा में समाज में बड़ी संख्या में बालिकाओं को जन्म से पूर्व गर्भ में ही मार दिया जाता है। सरकार द्वारा इसकी रोकथाम हेतु पीसी एंड पीएनडीटी कानून 1994 के तहत दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। भारत सरकार द्वारा बालिकाओं के संरक्षण हेतु बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान संचालित किया जा रहा है। तो ये आप कभी हॉस्पिटल वगैरह, जैसे आप बीमार हुए होंगे तो आप कभी गए होंगे हॉस्पिटल, वहां आपको अगर मान लीजिए वो महिला चिकित्सालय से संबंधित हो या उसमें कोई इस तरह का बना हो जहां महिला को देखा जाता है, वहां आपको जगह जगह कुछ पोस्टर दिखेंगे कि यहाँ पर लिंग जांच करना कानूनन अपराध है। अगर कोई ऐसा करता है तो आप इन इन नंबरों पे कॉल करें। यानी जैसे मान लीजिए कुछ लोग जो होते हैं उनको लगता है कि नहीं हमारे तो बेटा ही होना चाहिए, तो वो क्या करते हैं, जैसे पता चला कि महिला गर्भवती है, उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे और उसकी जांच करवाएंगे कि इसके गर्भ में जो पल रहा बच्चा है वो लड़का है या लड़की है। अगर वो कह दे कि साहब लड़की है तो उसका क्या करते हैं, उसको मरवा देते हैं पेट में ही, और जो लड़का होता है उसका फिर ठीक है आगे। तो ये जो चीज है इसको रोकने के लिए ये जो है ये कानून बनाया गया है। और चोरी छिपे ये चीजें आज भी लोग करते ही हैं, और जिनके बारे में आ जाता है पकड़ में कि ये लोग इस तरह से जांच कर रहे हैं, हॉस्पिटल वाले या कोई भी नर्सिंग होम हो सकता है, कोई भी जगह हो सकती है, तो करते हैं तो उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है और फिर वो आगे के लिए बंद हो जाता है। तो इस तरह की चीजें हैं। तो ये एक लड़कियों पे अत्याचार है इस प्रकार से। बाल विवाह है। समुचित शिक्षा और जन चेतना की कमी के कारण बड़ी संख्या में विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह संपन्न होते हैं। यह पुरानी सामाजिक कुरीति है।
इससे बच्चों के अधिकारों का हनन होता है। बाल विवाह से बच्चों से बेहतर स्वास्थ्य, पोषण व शिक्षा पाने के अधिकारों के हनन के साथ साथ ही हिंसा, उत्पीड़न, शोषण से बचाव के मूलभूत अधिकारों का भी हनन होता है। कम उम्र में विवाह करने से बच्चों के शरीर और मस्तिष्क दोनों को बहुत गंभीर और घातक खतरे की संभावना बनी रहती है। कम विवाह में विवाह से सॉरी कम उम्र में विवाह से शिक्षा के मूल अधिकार का भी हनन होता है। इसकी वजह बहुत सारे बच्चे अनपढ़ और अकुशल रह जाते हैं। इससे उनके सामने अच्छे रोजगार पाने और बड़े होने पर आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की ज्यादा संभावना नहीं बचती। बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम हेतु बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का क्रियान्वयन किया जा रहा है। ये सब आपको नाम ध्यान में रखना है, कौन सा एक्ट कब है, यही आपसे पूछेगा वो। तो देखिए, बाल विवाह जानते हैं, आज भी बाल विवाह होते हैं। आखा तीज है, आखा तीज पे भारत में बहुत बाल विवाह होते हैं। एक साथ अबूझ सावा भी कहते हैं इसको। अबूझ सावा क्या होता है? सावा तो मतलब ये ब्याह शादियों वाला जो है सावा, यही सावा है। अबूझ सावा से मतलब ये है कि बूझना मतलब होता है पूछना। अब जैसे मान लो शादी ब्याह वगैरह घर में होता है तो पंडित जी से पूछते हैं, लेकिन ये ऐसा दिन होता है आखा तीज का, अक्षय तृतीया का, कि किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए इसको अबूझा सावा कहते हैं। और इस दिन हजारों लाखों की संख्या में बाल विवाह होते हैं। अब आपने 15-16 साल की उम्र में, 12-13 साल की उम्र में किसी का विवाह कर दिया। जिस उम्र में खेलने कूदने की, पढ़ने की उम्र है, उस उम्र में शादी कर दी। शादी कर दी तो वो थोड़े समय में 15-16 साल की उम्र में लड़कियां जो है वो मां बन जाती है। अब वो खुद, उनकी उम्र ही ऐसी कि वो खुद पढ़ाई करे। और देखिए, लड़की का शरीर कोई 15-16 साल की उम्र में तैयार नहीं है कि वो एक बच्चे को जन्म दे सके। खुद की भी जान को खतरा है उसको, बच्चे को भी खतरा है। 18-19 साल के बाद में एक सही उम्र होती है कि वो संतान को जन्म दे सके और गर्भ धारण कर सके। लेकिन घर वाले कर देते हैं वो। आज भी कई बार लड़कियां पढ़ना चाहती है, कई बार वीडियो आते हैं, वो सरकार को कोई संबोधन करती है कि भाई हमें बचाओ, हमारे घर वाले, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं 11th क्लास में हूँ, मैं 12th क्लास में हूँ, मेरे घर वालों ने मेरा जबरदस्ती रिश्ता तय कर दिया है। तो फिर सरकार अपनी ओर से प्रयास करती है, पुलिस जाती है। और आज भी कोई बाल विवाह है, अगर वहां कोई कॉल कर देता है पुलिस को, तो आज भी जो है पुलिस जाकर के उस विवाह को रोकती है। तो बच्चों को तो उसका भविष्य, फ्यूचर क्या है, बाल विवाह के बाद में उसका फ्यूचर क्या रहा। लड़का है उसका भी समस्या है, लड़की है उसकी भी समस्या है, लड़कियों की ज्यादा समस्या है। बाल श्रम, आज भी हमारे समाज में बड़ी संख्या में बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के बजाय दुकानों, कारखानों, घरों, ढाबों, चाय की दुकानों, ईंट भट्टों, खेतों आदि स्थानों पर विभिन्न कामों में लगे हुए हैं। उनके लगातार काम को लेकर उनका शोषण किया जाता है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्रम कराने की सूचना पर किशोर न्याय, बालकों की देख रेख और संरक्षण अधिनियम 2000 के तहत कार्रवाई की जाती है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है कि ये किशोर न्याय, बालकों देख रेख और संरक्षण अधिनियम कब का है? 2000 का। तो 18 वर्ष से जो कम उम्र के हैं वो बच्चे माने जाते हैं। अब इनको क्या है, जो डेंजर काम है, खतरनाक, जहां जान का खतरा हो, वहां इनको नहीं लगाया जा सकता। इसमें कई नियम बने हुए हैं कि बच्चे को, आप किस उम्र के बच्चे को कहाँ लगा सकते हो, कहाँ नहीं लगा सकते। तो आप देखते हैं कई बार वो जैसे कारखाने वगैरह हैं, हार्ड काम होते हैं, सारे दिन उन बच्चों का शोषण किया जाता है, इतना भारी काम करवाए जाते हैं। तो अगर सरकार को सूचना मिले, पुलिस इस पे कार्रवाई करना चाहे तो कार्रवाई कर सकती है और करती भी है। बाल यौन हिंसा, भारत सरकार द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ होने वाली यौन हिंसा की रोकथाम हेतु लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 जो लागू किया गया है। अब देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनको इस चीज की जानकारी नहीं होती कि उनके साथ क्या हो रहा है। लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो इनके साथ जो है ये इस तरह का यौन हिंसा की जाती है। आप देखते हैं कई बार जैसे छोटे बच्चे, ये जो अनाथ आश्रम कई बार होते हैं, अब जहां चूंकि माता पिता नहीं है, या जैसे कोई बच्चा मिला उसको अनाथ आश्रम में रखा गया, छोटे छोटे बच्चे, 4 साल के, 5 साल के, 8-8 साल के, 10-10 साल के, 12-12 साल के बच्चे बच्चियां। तो कई बार आता है जब पुलिस पकड़ती है, कई बार ये चीजें सामने आती है कि उनका यौन शोषण किया जाता था वहां पे। तो ये चीज जो है उनको रोकने के लिए सरकार के द्वारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 लागू किया गया है। बाल तस्करी, बाल श्रम, यौन हिंसा और अन्य प्रयोजनों के लिए पैसे देकर बहला फुसलाकर
डरा धमकाकर शक्तियों का दुरुपयोग करके और अपहरण करके बालक या बालिकाओं की तस्करी की जाती है। ऐसे आपराधिक कार्यों की रोकथाम के लिए दंडात्मक कानून बनाए गए हैं। ये क्या होती है तस्करी? बच्चों की जो खरीद फरोख्त होती है, उनको एक जगह से खरीद के दूसरी जगह बेच दिया। अब किसी भी काम के लिए बेचा जा सकता है। एक बंधुआ मजदूर की तरह है कि वो जिंदगी भर जब तक जिएगा एक मजदूर बन के एक बंधुआ गुलाम की तरह उसका जीवन होता है। या यौन हिंसा के लिए, इसके लिए भी जो छोटे बच्चे और बच्चियां होते हैं उनका यौन शोषण किया जाता है, उनको बेच दिया जाता है, उनकी तस्करी की जाती है। कई बार कुछ ये अखबार में, कई बार ये न्यूज आती है, इतनी दिल दहला देने वाली खबरें होती है कि मतलब इनको विदेशों में तक जो है इनको बेचा जाता है। तो बिना मिली भगत के ये काम हो ही नहीं सकता। बाहर भेजना पड़ता है तो कोई तो एक सिस्टम होगा। कोई ऐसा थोड़ी है कि वो सीधा खुद ही उड़ के चला गया। हवाई जहाज होता होगा, बोट होती होगी, जहाज होंगे, उनके माध्यम से भेजे जाते हैं। तो मिली भगत तो होगी कहीं ना कहीं। तो ये जो चीजें हैं इसमें फिर तो उसके लिए भी रोकथाम के लिए दंडात्मक कानून बनाए गए हैं। अब आता है बाल दुर्व्यवहार क्या है। बच्चों के साथ किसी भी तरह का शारीरिक, लैंगिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार, अत्याचार एवं हिंसा को बाल दुर्व्यवहार माना गया है। शारीरिक दुर्व्यवहार का मतलब ऐसे किसी कार्य से है जो बच्चे को पीड़ा दे, चोट पहुंचाए या तकलीफ दे। बाल यौन दुर्व्यवहार में वे सभी अपराध सम्मिलित हैं जो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण पोस्को अधिनियम में सम्मिलित किया गया है। अभी जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, जो ये कई बाबा, जैसे अभी आसाराम बापू है, तो आपने जेल में है वो, आपने उस टाइम सुना होगा, बार बार मैं जो चीज आपको बताना चाह रहा हूं, पोस्को एक्ट आपने बार बार, आप न्यूज़पेपर या कोई भी न्यूज देख लीजिए, उस टाइम बार बार पोस्को एक्ट, पोस्को एक्ट, पोस्को एक्ट, ये सैकड़ों बार रोज आता था ये। तो जैसे जो इसमें उम्र होती है, जैसे मान लो कोई बच्ची है, अगर उसके साथ ये दुर्व्यवहार हो तो वहां पोस्को एक्ट लगता है। और फिर वो जैसी उम्र है, 18 साल है, उससे ऊपर हो, तो फिर जो रेप का जो पूरी तरह कानून जो बना हुआ है वो अलग से वो एक्ट लगता है। तो ये अलग अलग है, जैसे उसके आयु के हिसाब से ये जो है 18 वर्ष से कम और 18 वर्ष के पश्चात, तो ये अलग अलग जो है सरकार के द्वारा नियम बने हुए हैं। तो बच्चों के साथ अगर यौन शोषण हो, उसमें लड़का लड़की दोनों आ गए, तो उसमें होता है पोस्को एक्ट। बच्चा से मैं बार बार जब बच्चे या बच्चा बोल रहा हूं तो मेरा मतलब लड़के और लड़की दोनों से है। जैसे व्यक्ति एक शब्द होता है व्यक्ति, तो व्यक्ति में केवल पुरुष ही थोड़ी आएगा, व्यक्ति के अंदर महिला और पुरुष दोनों आते हैं। तो वैसे बच्चा जो एक टर्म है, चाइल्ड, उसमें दोनों आते हैं। भावनात्मक दुर्व्यवहार में कार्य व चूक सम्मिलित है जिसके कारण बच्चा किसी भी तरह के तनाव, भावनात्मक या मानसिक पीड़ा का शिकार बनता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि बच्चे जो है उनको हमेशा पेरेंट्स को मिलजुल करके रहना चाहिए। स्कूल के अंदर हो सकता है उस बच्चे के साथ कोई गलत व्यवहार कर रहा हो सकता है कोई टीचर हो उसका जो उस बच्चे के साथ गलत व्यवहार कर रहा हो सकता है स्टाफ का कोई मेंबर हो जो उस बच्चे के साथ गलत व्यवहार कर रहा हो। बच्चा कई बार स्कूल जाने से डरता है, ये क्राइम पेट्रोल में ये कई सीरियल बताते हैं, कई रियल घटनाओं पे घटनाएं होती है, कई आप न्यूज़पेपर में भी देखते हैं। बच्चा स्कूल जाने से डर रहा है, माता पिता पीट पीट के भेजते हैं, तू पढ़ना नहीं, अरे उससे मूर्खों, उससे बात तो करो, उसको समझो वो कि वो मना कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, हो सकता है उसके साथ कोई गलत घटना हो रही हो। तो भगवान मूर्ख पेरेंट तो किसी को नहीं दे, दे ही नहीं वो सबसे बढ़िया है, लेकिन कम से कम दे तो मूर्ख तो बिल्कुल नहीं दे। तो ये इस तरह के बड़े खतरनाक होते हैं ये, क्योंकि ये इनको कोई मतलब नहीं होता, बस इनको एक ही मतलब है, बच्चे को पीटने से मतलब है। तू स्कूल नहीं जा रहा, तू स्कूल नहीं जा रही, तू पढ़ नहीं रहा, तू पढ़ नहीं रही। तो पेरेंट्स बनना बहुत कोई आसान काम नहीं है। पेरेंट्स के रूप में एक पालन निभाना, बच्चे तो हो गए, चलो हो गए, माता पिता तो बन गए, ये तो ईश्वर प्रदत्त है। मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूं उसको जो समझेगा वो तो समझ आएगा, ये तो ईश्वर प्रदत्त चीजें हैं। मनुष्य का क्या योगदान है? ये तो ईश्वर ने इस लायक बनाया है कि हम संतान उत्पन्न कर सकें, ये तो ईश्वर ने लायक बनाया ना। माता पिता की असली जिम्मेदारी शुरू होती है बच्चा जन्म लेने के बाद में, उसकी जो परवरिश है, आप बच्चे के साथ कितना मेल जोल करके रखते हैं, उस बच्चे से क्या अपना व्यवहार रखते हैं। तो अच्छे से बच्चे से बात करनी चाहिए ताकि पता नहीं क्या घटना हो रही हो। फिर बच्चे आत्महत्या भी कर लेते हैं, कई बार सुसाइड कर लेते हैं। ऐसा किसी भी पूर्वाग्रही व्यवहार जो बच्चे की जाति, लिंग, व्यवसाय, धर्म या क्षेत्र के आधार पर
किया जाता है। तो कई बार इस आधार पर भी बच्चों के साथ में भेदभाव लोग कर लेते हैं, जैसे कोई धर्म का है या कोई जाति का है। अब जैसे मान लीजिए किसी में अपनी जाति का कोई बच्चा है तो उसको तो ज्यादा महत्व दिया जाएगा, दूसरी जाति का या दूसरे धर्म का बच्चा है तो उसको बिल्कुल महत्व नहीं देंगे। तो इस तरह की चीजें भी जो है ये सब बाल दुर्व्यवहार है। दुर्व्यवहार एक बड़ा शब्द है जिसमें शारीरिक दुर्व्यवहार आता है, यौन दुर्व्यवहार है, भावनात्मक दुर्व्यवहार है। और सबसे ज्यादा जो बच्चे जो मैंने सोसाइटी में देखा है वो इस भावनात्मक दुर्व्यवहार के सबसे ज्यादा शिकार होते हैं। एक बच्चे को बच्चे होने के नाते जो प्यार मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। और आप में से भी सैकड़ों हजारों होंगे जो हमेशा इसके शिकार जरूर हुए होंगे। कई जो नहीं हुए तो वो तो समझ लीजिए कि आप पिछले जन्मों के कोई कर्म आपके अच्छे रहे होंगे तो आपको ये जन्म अच्छा मिल गया। बाकी 80% बच्चे, 80% इस भावनात्मक दुर्व्यवहार के शिकार होते हैं, चाहे वो माता पिता की तरफ से हो और चाहे बाहर किसी तरफ से हो। बच्चे को सजा देना उन्हें अनुशासित करने और उनके वयस्क के अधिकार में लाने का एक परंपरागत तरीका माना जाता है, किंतु शारीरिक हो या मानसिक बच्चों के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा गलत है। आजकल तो पीटने वीटने भी नहीं देते बच्चों को, जैसे सरकार मना करती है कि नहीं आप बच्चों को नहीं पीटोगे। ये बातें दीर्घावधि में बालकों के व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। ये गतिविधियां बालकों में शारीरिक और व्यवहार परक नकारात्मक पैटर्न विकसित कर देती हैं। इनके प्रभाव स्वरूप बच्चों में अनिद्रा, नैराश्य की भावना, खुद को बेकार समझना, क्रोधित होकर चिल्लाना, चिड़चिड़ापन बढ़ना, दोस्तों से अलग होना, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाना, पढ़ाई में कमजोरी, झगड़ालू व्यवहार, नफरत, विद्यालय या घर से भागना जैसी स्थितियां सामने आ सकती है। बच्चे की आत्म सुरक्षा की भावना खत्म हो सकती है। तो ये चीजों के दुष्प्रभाव होते हैं। जिन घरों में बच्चों को या बाहर जो विद्यालय में बार बार केवल हमेशा पीटना ही पीटना होता है, गुस्सा, चिल्लाना, ये इस तरह की चीज, तो बच्चे में क्या है, चिड़चिड़ापना, एक नफरत सी हो जाती है। आत्म उसको खुद को लगता है कि मैं किसी लायक नहीं हूं। और जैसे मान लो कई बार कुछ लोग हमेशा उनको बच्चों को यही कहते रहे तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे में है ही नहीं कुछ, मूर्ख हो तुम तो गधे हो, क्या होता है तुमसे। 24 घंटा जब बच्चा ऐसी बात सुनता है उसका आत्मविश्वास पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और बचपन एक ऐसी चीज है कि बचपन में हुई हुई कोई भी घटना व्यक्ति जब तक मरता है, चाहे वो 70 साल का हो चाहे 100 साल का हो, वो चीज उसको जब जब वो दिमाग में चीजें हैं वो उसका व्यक्तित्व को बहुत खतरनाक प्रभावित करती हैं। और वो पूरी जिंदगी छटपटाता रहता है उस चीज से बाहर निकलने के लिए, उस मानसिकता से बाहर निकलने के लिए। तो ये चीज इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए कहते हैं कि बचपन बहुत महत्वपूर्ण होता है। बचपन, मैं तो कहता हूं माता पिता को 5 साल से लेकर के 16-17 साल तक आप बच्चे पे ध्यान दे लो अच्छे से, आपको पूरी उम्र बच्चे को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने इस टाइम ध्यान नहीं दिया, मतलब माता पिता ने, तो पूरी उम्र फिर आपको बार बार उसको देखना पड़ेगा, उसकी शिकायतें सुनना ही पड़ेगी, उसका गुस्सा देखना पड़ेगा। कोई भी घटना होगी तो आप भी उसमें फिर जिम्मेदार रहोगे। बच्चों के कर्तव्य अधिकारों के साथ कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं। बच्चों से जिन कर्तव्यों की पालना की अपेक्षा की जाती है उनमें प्रमुख निम्नलिखित है। बच्चों का अभिभावकों, शिक्षकों, कर्मचारियों और बाहरी लोगों का सम्मान करना चाहिए। ये बच्चों को सिखानी चाहिए चीजें कि तुम अपने पेरेंट्स हैं, अपने माता पिता हैं, बड़े लोग हैं, उनका हमेशा क्या करो, सम्मान करो। बच्चों के अपने से संबंधित आवश्यक जानकारियां अभिभावकों और शिक्षकों को देनी चाहिए। जैसे मान लो उनके कि कौन कौन आपके अपने हैं, कौन किससे बात करनी है, क्या नहीं है, तो ये चीजें भी उसको बतानी चाहिए। दूसरे साथियों के साथ अपने ज्ञान को भी बांटना चाहिए। कभी भी दूसरे बच्चे के साथ दुर्व्यवहार या शारीरिक चोट पहुंचने का काम न करे, तनाव न दे, धमकाए नहीं और छोटे नामों से ना पुकारें, अपमानित करने वाली भाषा का इस्तेमाल ना करें। अपनी निजी वस्तुएं हमें देने के लिए दूसरे बच्चों को बाध्य नहीं करें। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। हमारी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी, अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। बच्चों को चाहिए कि वे अपने आसपास की स्थितियों के प्रति सजग रहें, ताकि कोई परेशानी हो तो पहले से ही पता लग जाए। इसके लिए बच्चों को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसी जगह मत जाओ जहां आपको असुरक्षा महसूस होती हो, जैसे कोई खतरा महसूस हो वहां से निकल जाओ। किसी अजनबी के घर अकेले न जाएं। जब भी कहीं जाओ तो वहां के संपर्क का माध्यम क्या है, किसके साथ जा रहे हो, ये जानकारी अपने अभिभावक या संरक्षक को जरूर देकर जाओ। तो बच्चों को ये चीजें सिखानी चाहिए कि आप हमेशा जो, जब तक हम ना कहें तब तक आपको कोई भी, आप जैसे कई बार बच्चा बाहर गया, मान लो कई बार बच्चे को दुकान पे भेज दिया, उसको वहां कोई और आदमी मिल गया,
कह रहे तेरे जो मम पापा हैं वो तेरे को बुला रहे हैं तो मेरे साथ चल। अब बच्चा भोला होता है, उसको साथ में ले जाते हैं। तो ये चीजें बच्चों को आपको केयर करनी पड़ेगी, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अजनबियों से बात करते कुछ लेते समय सतर्क रहूं। कोई तुम्हें उपहार, खिलौने, पैसे, गाड़ी, लिफ्ट देने या घूमने का लालच दे तो इसके बारे में अपने अभिभावकों, संरक्षकों या प्रशासन व कर्मचारियों को जरूर बताओ। ज्यादा लोगों के बीच में रहना अधिक सुरक्षित होता है, अतः समूह में खेलो और घूमो। अचानक कोई धमकी या चेतावनी मिलती है तो जोर से आवाज लगाओ और अपने साथियों को बुलाओ। यदि किसी के व्यवहार से आपको, इस पे देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जो वो क्या नाम था, एक सीरियल था आमिर खान का, सत्यमेव जयते। बड़ा अच्छा सीरियल था। उसमें जितने भी वो सीरियल, मैंने सारे पार्ट देखे थे उस सीरियल के। उसमें बिल्कुल जो प्रैक्टिकल समाज की जुड़ी हुई चीजें हैं, समस्याएं हैं, उन पर ही बनाया था। तो उसमें भी ये चाइल्ड के साथ जो अत्याचार होता है, ये पूरा एक एपिसोड था। वो अभी भी शायद हो सकता है यूट्यूब पे आपको मिल जाए। तो उसमें सब चीजें ये बताई गई थी कि किन किन चीजों से बच्चों को गुजरना पड़ता है। तो उस तरह से है कि आपको बच्चे को सिखानी पड़ेगी चीजें। किसी के व्यवहार से आपको परेशानी महसूस हो रही हो तो इसके बारे में अपने अभिभावकों या विश्वसनीय लोगों को बताओ। यदि आप अकेले हैं और खतरा महसूस कर रहे हो तो 1098 या 100 नंबर पर फोन करो। अब देखिए, वो एक फिल्म आई थी, बोल फिल्म। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक फिल्म थी ये, पाकिस्तानी मूवी थी, बहुत शानदार मूवी है, ये सबको देखनी चाहिए। इसमें ये एक ही मूवी है जो कि ये उस टाइम ये यहाँ लगी थी जयपुर में। ये जब फिल्म आई थी तो मैंने हॉल में ही देखा था इसको। बड़ा जबरदस्त पहले रिव्यू पढ़े थे इसके मैंने, रिव्यू अच्छे लगे मुझे, और जयपुर में लगी हुई थी, यहाँ हॉल में लगी, तब मैं देखे आया था। इसमें देखिए एक घटना आती है कि वो जो इनका भाई होता है, लड़कियों का 5-7 बहनें होती है, तो वो लड़का जो होता है उसका भाई होता है, तो उसको घर पर ही सिखाने के लिए वो कोई शिक्षक बुलाते हैं। तो चूंकि वो बच्चा जो है थोड़ा उस टाइप का था, मतलब ना लड़की और ना लड़का, उस तरह से दिक्कत थी उसकी। जिन्होंने फिल्म देखा है वो जानते हैं। तो वो जो उसको सिखाने आता था वो उसके साथ गलत तरीके से उसको छू रहा था। उस फिल्म में एक सीन है, वो गलत तरीके से उसके गाल पे हाथ लगाता है। मतलब इस तरीके से वो पता पड़ जाता है कि आदमी का जो छूने का भी तरीका होता है, उससे पता पड़ जाता है कि ये किस गंदी नीयत या गंदी भावना के साथ ये छू रहा है। वो उसकी बड़ी बहन जो होती है वो उसको देख लेती है, और फिर वो उसको माशू वहां से निकाल देती है कि निकलो यहाँ से। और उसको फिर बच्चे अपने भाई को समझाती है कि बेटा ये गलत चीज है, ऐसे नहीं होता। जो घर के लोग होते हैं वो ही केवल ऐसे प्यार कर सकते हैं, गाल पे कर सकते हैं। दूसरा जो करे ये गंदी बात होती है। ये इस तरह से उस बच्चे को सिखाती है। तो ये चीजें जो है ये बच्चे को सिखानी पड़ेगी आपको धीरे धीरे। ये समाज मानसिक विकृतताओं से भरा हुआ लोगों का है ये। वो ये नहीं देखते छोटी बच्ची है, बच्चा है, 5 साल का है, 10 साल का है, कोई मतलब नहीं है, मानसिक विकृतता से भरे हुए लोग हैं। तो ये माता पिता को ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे। सुने स्थानों के शौचालयों में अकेले न जाएं। इंटरनेट पर या अजनबी व्यक्तियों को अपना नाम, पता, उम्र, फोटो आदि उजागर ना करें। कोई आपके परिवार के बारे में आपात स्थिति बताए तो स्कूल द्वारा इसकी पुष्टि किए बिना स्कूल न छोड़ें। अब आजकल तो पेरेंट्स और जो स्कूल भी सतर्क हो गए हैं। वो जब तक उनके घर से कोई पेरेंट्स उनको लेने नहीं आता, तब तक चाहे कोई भी व्यक्ति आ जाए वो उसको मिलने भी नहीं देंगे। और मैं तो कह रहा हूँ ये सही चीज है ये। कल को पता नहीं कौन मिलने के लिए आ जाए, बच्चे को ले जाए साथ में। तो जब तक पेरेंट्स ना कहें तब तक वो बच्चे को किसी के साथ जाने की इजाजत भी नहीं देते, ना मिलने देते हैं। तो ये चीजें मैंने कई स्कूलों में देखी है। तो ये चीजें सही भी है। आपको थोड़ा तो इस मामले में स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। बाल संरक्षण हेतु तंत्र। राज्य में बाल अधिकारों के संरक्षण और पुनर्वास हेतु बाल अधिकारिता विभाग कार्यरत है। विभाग का मुख्य उद्देश्य बालक अधिकारों और बच्चों के संरक्षण से संबंधित योजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों और अधिनियमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। इस कार्य में निम्नलिखित संस्थाएं उसको सहयोग प्रदान करती हैं। पहला है राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। यह आयोग बालक बालिकाओं के अधिकारों के हनन के मामलों की जांच और सुनवाई के साथ साथ बच्चों से जुड़े कानूनों, योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी, समीक्षा का कार्य करता है। यह जो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग है। निःशुल्क और अनिवार्यता बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम यानी जो पोस्को एक्ट
2012 की निगरानी की जिम्मेदारी भी आयोग को सौंप दी गई है। अब आता है राजस्थान राज्य बाल संरक्षण समिति। यह समिति राज्य में विभिन्न बाल संरक्षण कार्यक्रमों, कानूनों और नीतियों के क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। राजस्थान राज्य बाल संरक्षण समिति की जिला शाखाओं के रूप में सभी जिलों में जिला बाल संरक्षण इकाई, प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति का गठन किया गया है। इनका उद्देश्य बाल संरक्षण से जुड़े मुद्दों को सामुदायिक स्तर पर क्रियान्वयन और जागरूकता उत्पन्न करना है। तो ये चीज है। तो राजस्थान राज्य बाल संरक्षण समिति है, इसमें जिला शाखाओं पे ये है, ब्लॉक स्तर पे ये और ग्राम स्तर पे ये, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है बाल संरक्षण से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको सामुदायिक स्तर पे यानी समुदाय में, लोगों में, उनके बीच में इससे जागरूकता उत्पन्न की जा सके। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 राज्य में कठिनाइयों से घिरे पीड़ित, उपेक्षित, लावारिस और देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के लिए 20 जिलों में 24 घंटे निःशुल्क आपातकालीन पहुंच सेवा 1098 टोल फ्री टेलीफोन सेवा संचालित की जा रही है। तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 1098 पे। ये बच्चों से संबंधित चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। जैसे 100 नंबर पुलिस के लिए होता है, 108 नंबर एम्बुलेंस का है। इस प्रकार से ये इजी नंबर बनाए गए हैं ताकि कोई भी कॉल कर सके। तो इसलिए 1098 जो है ताकि याद रह सके, इसलिए ये नंबर इस तरह से बनाए गए हैं। तो बच्चों से जुड़ा हुआ कोई भी हो, कोई बच्चा समस्या में जुड़ा हुआ हो, लावारिस बच्चा हो, इस तरह से हो, तो आप 1098 नंबर पे कॉल कर सकते हैं और बच्चों से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी उनको दे सकते हैं। बाकी इन जिलों में संचालित है। तो ये आप देख लीजिए, लिस्ट है। शारीरिक होता है शरीर संबंधी, मानसिक होता है मन की कल्पना से संबंधित, भावनात्मक होता है भावनाओं संबंधी और भावमय। तो कुछ शब्दों के अर्थ है। निम्नलिखित में से कौन सा बाल अधिकार हनन का उदाहरण है? यानी बाल अधिकार का हनन हुआ है, कौन सा उदाहरण है? शिक्षा देना, भोजन देना, सुरक्षा और बाल विवाह है। तो आप देख लीजिए कौन सा है। तो यह है बाल विवाह करना। यह बच्चों के अधिकारों का हनन है। राज्य में बाल अधिकारों के संरक्षण और पुनर्वास हेतु कार्यरत कौन है? तो यह बाल अधिकारिता विभाग कार्यरत है। इसके बाद है स्तंभ ए को ब से सुमेलित कीजिए। बच्चों को सबसे पहले सुरक्षा प्राप्ति का अधिकार, भोजन, आवास, वस्त्र पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार। एक तरफ है जीने का अधिकार, विकास का अधिकार और संरक्षण का अधिकार। तो आपको इनको आपस में सुमेलित करना है। तो अब ये आपको देखने में हो सकता है कंफ्यूज हो रहा हो, क्योंकि कौन सा किस में आएगा, और निश्चित रूप से कंफ्यूज होगा। इसी तरह से क्वेश्चन बनाने का तरीका होता है कि इतने इजी क्वेश्चन के अंदर ही वो आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो आप आराम से वीडियो स्टॉप करके और इनका उत्तर आप पहले खुद सोचें। मैं आपको बता देता हूं, आप पहले इसको खुद वीडियो स्टॉप करके और अपने मन में सोच लें कि किसका क्या होगा, फिर देखिएगा सही हुए हैं या नहीं हुए हैं। सबसे पहला पढ़ते हैं, बच्चों को सबसे पहले सुरक्षा प्राप्ति का अधिकार। इसका क्या हो जाएगा? संरक्षण का अधिकार। उसके बाद है भोजन, आवास व वस्त्र पाने का अधिकार। यह आपका आएगा जीने के अधिकार में। और शिक्षा पाने का अधिकार यह आएगा विकास के अधिकार में। तो ये हैं तीनों आपके, और ये आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट जो क्लास है वो बहुत महत्वपूर्ण है, स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण और शहरी। ये आपके हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो बेसिक चीजों को समझने में ये बहुत महत्वपूर्ण किताबें आपका रोल अदा करती है, उस कंसेप्ट को समझने में। फैक्चुअल जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाती है, फैक्ट बढ़ते जाते हैं। अभी इन क्लासों में फैक्ट ज्यादा नहीं है। आप मुश्किल से देखेंगे 15, 20, 10, 15 फैक्ट बनेंगे मुश्किल से, इससे ज्यादा फैक्ट नहीं बनेंगे। लेकिन समझने के लिए ये किताबें बहुत जरूरी हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।